एक साधारण सी ब्रेड पर लगी फफूंद और जंगल में घूमने वाले एक विशालकाय हाथी में भला क्या समानता हो सकती है? पहली नजर में देखा जाए तो शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ी गहराई में उतरें तो पता चलता है कि ये दोनों एक ही विशाल और बेहद जटिल व्यवस्था का हिस्सा हैं। आज की इस गहन चर्चा में इसी व्यवस्था को डिकोड किया जाएगा। जी, और आज का हमारा विषय भी यही है, सजीवों में विभिन्नता, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही कहा। इन भारी भरकम और जटिल तथ्यों को बहुत ही खूबसूरती से समेटते हैं। लेकिन आज का मिशन सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना या उनका रट्टा मारना नहीं है। आज इसे एक बेहतरीन मास्टर क्लास के रूप में इस तरह से खोला जाएगा ताकि एक साधारण सी कोशिका से लेकर जटिल जानवरों तक का ये सफर हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। बिल्कुल, और इस तरह की गहन चर्चा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब जानकारी को एक कहानी और सवाल जवाब के रूप में सामने रखा जाता है ना, तो दिमाग उसे बहुत तेजी से पकड़ता है ना? खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए या जो बच्चों को विज्ञान के ये शब्द आसानी से सिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा किसी खजाने से कम नहीं होगी। हर पड़ाव पर परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं। एकदम सही। विज्ञान का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन अक्सर लोगों को डराता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सारे मुश्किल लैटिन और ग्रीक शब्द एक साथ फेंक दियों। बहुत डरावना लगता है शुरू में। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और सजीव जीव उस लाइब्रेरी की किताबें हैं, तो वर्गीकरण सिर्फ उन किताबों को सही अलमारियों में सजाने का एक तरीका है। अगर ये समझ लिया जाए कि कौन सी किताब किस शेल्फ में क्यों रखी गई है, तो उन्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है! परीक्षा के नजरिए से भी देखें, सीधे तथ्य रटने के बजाय अगर उनके पीछे का पैटर्न समझ लिया जाए तो किसी भी सवाल का सही विकल्प चुनना बहुत ही आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस लाइब्रेरी के दरवाजे खोलते हैं और बुनियादी वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहला बुनियादी सवाल ये बनता है कि सजीवों को सबसे पहले किन दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है और उनमें क्या अंतर है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये पूरी जीव विज्ञान की नींव है। जीवन के इस विशाल पेड़ की सबसे पहली दो शाखाएं हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा। ये कोशिकाओं की बनावट के आधार पर किया गया सबसे पहला बंटवारा है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण लिया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह समझा जा सकता है। स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब एक ऐसा घर जिसमें कोई अलग से कमरे या दीवारें नहीं है। रसोई, सोने की जगह, सब कुछ एक ही बड़े हॉल में है। इन कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता। सब कुछ बस कोशिका के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिन्हें एक बड़े बंगले या हवेली की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल। जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है केंद्रक, जहां सारा डीएनए सुरक्षित रहता है। ये तुलना वाकई इन दोनों भारी शब्दों का मतलब एकदम साफ कर देती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और जो नोट्स आज हमारी चर्चा का आधार हैं, वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी साधारण कोशिकाओं यानी प्रोकैरियोटिक श्रेणी के अंतर्गत मोनेरा किंगडम आता है। मोनेरा? जी, जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। मोनेरा जगत के जीवों की बनावट बहुत ही बुनियादी होती है। ये पृथ्वी के सबसे पुराने निवासी हैं। मोनेरा जगत से परीक्षाओं में अक्सर बहुत से सवाल बनते हैं, इसलिए इसके उदाहरणों को याद रखना बहुत जरूरी है। नोट्स में इसके 3 प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं: आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि मोनेरा को बैक्टीरिया का घर मान लिया जाए। जहां भी बैक्टीरिया शब्द आए वो मोनेरा का हिस्सा होगा। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीला हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। शैवाल शब्द सुनते ही दिमाग सीधे पौधों की तरफ दौड़ता है। हाँ, और परीक्षा बनाने वाले इसी भ्रम का फायदा उठाते हैं। ये ऐसा जाल है जिसमें अच्छे विद्यार्थी फंस जाते हैं। बिल्कुल। नाम में शैवाल जरूर है, लेकिन ये असल में एक बैक्टीरिया है और इसीलिए ये मोनेरा किंगडम का हिस्सा है, पौधों का नहीं। इसके अलावा मोनेरा के बारे में नोट्स में एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। वो क्या? इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी।
अच्छा, कोई फिक्स नियम नहीं है। जी, कोई पक्का नियम नहीं है। और अगर इनके भोजन की बात की जाए तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाने वाले, और विषमपोषी भी हो सकते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले। तो अगर कभी परीक्षा में सवाल आए कि ऐसा कौन सा जगत है जिसमें कोशिका भित्ति का कोई एक नियम नहीं है और जो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या दूसरों से भी ले सकते हैं, तो जवाब मोनेरा होगा। 100%। ये तो हुई सबसे बुनियादी जीवन की बात। मोनेरा की दुनिया को पार करने के बाद अब जीवन थोड़ा और विकसित होता है। अब हम उन हवेलियों वाली कोशिकाओं यानी यूकैरियोटिक जीवों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जी। यूकैरियोटिक जीवों को आगे चलकर फिर से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक कोशिकी यानी यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकी यानी मल्टीसेल्युलर। चलिए पहले एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में प्रोटिस्टा कहा जाता है। प्रोटिस्टा जगत सच में बहुत ही अद्भुत है। ये ऐसे जीव हैं जो विकास की सीढ़ी पर मोनेला से बस एक कदम ऊपर हैं। इनके पास एक विकसित यूकैरियोटिक कोशिका है, यानी इनके पास अपना एक अलग केंद्रक है, लेकिन अभी भी ये केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। ये अधिकतर जलीय होते हैं, पानी बहुत पसंद है इन्हें। अच्छा? ये एकांत जीवन भी जी सकते हैं या फिर कॉलोनियां बनाकर समूहों में भी रह सकते हैं। इनके जीवन जीने के तरीके बहुत ही अलग अलग हैं। ये मुक्त रूप से घूम सकते हैं, परजीवी होकर किसी और जीव को अपना घर बना सकते हैं, या फिर सहजीवी संबंध बनाकर मिल बांटकर भी रह सकते हैं। एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रोटिस्टा से जो सबसे बड़ा मैचिंग टाइप सवाल बनता है वो है इनकी गति, मतलब ये जीव चलते कैसे हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक ही कोशिका के होने के बावजूद इन्होंने चलने फिरने के लिए जो तरीके खोजे हैं वे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगते। सच में। अक्सर परीक्षाओं में इन जीवों के नाम और उनके चलने के तरीकों का मिलान करने को कहा जाता है। हाँ, और ये हिसाब परीक्षाओं के लिए एक तरह से गोल्ड माइन है। नोट्स में फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत 3 बहुत ही प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अगर हम इनके चलने के तरीकों के पीछे के विज्ञान को समझ लें तो इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर इन तीनों को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की। नोट्स बताते हैं कि अमीबा सूडोपॉड की मदद से चलता है। अगर इस भारी भरकम शब्द को तोड़ा जाए तो सूडो का मतलब होता है नकली या झूठा और पॉड का मतलब होता है पैर। तो सूडोपॉड का सीधा सा अर्थ हुआ नकली पैर। बिल्कुल सही। अमीबा का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं है। जब उसे आगे बढ़ना होता है तो वो अपने शरीर के जली जैसे हिस्से को आगे की तरफ खींचकर एक नकली पैर बना लेता है और फिर उसी के सहारे अपने पूरे शरीर को आगे खिसका लेता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई एलियन अपनी जरूरत के हिसाब से शरीर को ढाल रहा हो। क्या बेहतरीन तस्वीर पेश की है। ये नकली पैर वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा कोई। इसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की गति सीलिया की मदद से होती हैं। सीलिया? जी। सीलिया का मतलब है बाल जैसी संरचना। पैरामीशियम के पूरे शरीर के बाहर छोटे छोटे अनगिनत बाल जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? कल्पना करना दिलचस्प है। जैसे किसी नाव को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे चप्पू एक साथ चलाए जाते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे बाल पानी में एक साथ हरकत करते हैं, जिससे पैरामीशियम पानी में बड़ी तेजी से आगे की तरफ तैर पाता है। कमाल है। तो परीक्षा के लिए बस इतना याद रखना है, पैरामीशियम मतलब नाव के चप्पू, और वो चप्पू हैं सीलिया, यानी बाल जैसी संरचनाएं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जीव है यूग्लिना। यूग्लिना की गति फ्लैगेलम की मदद से होती है। हाँ। अब ये फ्लैजेलम क्या है? ये एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है। इसे एक मोटर बोट के प्रोपेलर या चाबुक की तरह समझा जा सकता है। यूग्लिना इस फ्लैजेलम को पानी में तेजी से घुमाता है और उसी के धक्के से वो आगे बढ़ता है। सही। तो अगर परीक्षा में मिलान करने का सवाल आए तो दिमाग में ये 3 चित्र बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। अमीबा का नकली पैर यानी स्यूडोपोड, पैरामीशियम के चप्पू जैसे बाल यानी सिलिया और यूग्लिना के मोटर बोट वाली पूंछ यानी फ्लैजेलम। एकदम परफेक्ट तरीका है इसे याद रखने का। गति के अलावा प्रोटिस्टा जगत से एक और बहुत बड़ा सवाल बनता है, जो कि एक अपवाद है। विज्ञान में अपवाद तो बहुत जरूरी होते हैं। जी, विज्ञान में नियम जितने जरूरी होते हैं, अपवाद उससे कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि सवाल अक्सर वहीं से आते हैं। सामान्य तौर पर प्रोटिस्टा जगत के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन यूग्लिना इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा होने के बावजूद कोशिका भित्ति रखता है। ये तो सीधा सीधा नियम तोड़ रहा है।
बिल्कुल, ये एक ऐसा तथ्य है जो सामान्य नियम को तोड़ता है और इसलिए ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही प्रोटिस्टा के जीव अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं या दूसरों पर भी निर्भर रह सकते हैं। एक कोशिकीय जीवों का यह सफर वाकई बहुत ही रोमांचक है। प्रोटिस्टा जगत को गहराई से समझने के बाद अब इस लाइब्रेरी के अगले हिस्से में चलते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों की दुनिया, जहां चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ जीवन एक कोशिका से निकलकर कई कोशिकाओं के समूह में बदल जाता है। इस श्रेणी में 3 प्रमुख नाम आते हैं: कवक यानी फंगी, पादप यानी पौधे और पशु यानी जानवर। यहाँ सबसे पहले कवक की बात करते हैं। जी, एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि जब मशरूम जैसे कवक बहुकोशिकीय होते हैं और पेड़ पौधों की तरह एक ही जगह जमीन से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें पौधों की श्रेणी से बाहर क्यों निकाल दिया गया? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में भले ही कवक पौधों जैसे लगें, लेकिन उनका रसायन और उनके जीने का तरीका पौधों से बिल्कुल अलग है। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति एक बहुत ही खास और जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे चिटिन कहा जाता है। और ये चिटिन शब्द परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। बिल्कुल, और यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। क्या ये मालूम है कि ये चिटिन वही पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों का बाहरी कड़क ढांचा बना होता है? कीड़े मकोड़ों का ढांचा? जी हाँ, कॉकरोच या बीटल्स का जो कड़क आवरण होता है ना, वो चिटिन ही है। बाप रे! इसी वजह से बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि कवक पौधों की तुलना में जानवरों के ज्यादा करीब हैं। परीक्षा में जब भी कवक की कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जाए, तो बस उस कीड़े के कड़क कवच को याद कर लेना चाहिए। जवाब हमेशा चिटिन ही होगा। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला तथ्य है। कवक आम तौर पर बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे मशरूम, लेकिन विज्ञान की दुनिया अपवादों से भरी पड़ी है। यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद सामने आता है। यीस्ट है ना? जी, यीस्ट। यीस्ट एक कवक है, लेकिन ये बहुकोशिकीय नहीं बल्कि एक कोशिकीय होता है। यीस्ट का उपयोग बेकरी में किया जाता है, जैसे ब्रेड को फुलाने या केक बनाने में। ये एक और ऐसा तथ्य है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा कवक एक कोशिकीय है। सीधा सा जवाब है यीस्ट। बिल्कुल सही। और अब अगर कवक के भोजन प्राप्त करने के तरीके की बात करें, तो ये एक और ऐसा क्षेत्र है जहां से सीधे सवाल बनते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कवक विषमपोषी होते हैं, यानी वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो फिर वे खाते क्या हैं? इसके 2 प्रमुख तरीके नोट्स में समझाए गए हैं: मृतोपजीवी और परजीवी। इन दोनों भारी शब्दों को थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं मृतजीवी यानी सैप्रोफाइटिक की। ये वे कवक हैं जो भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का क्षय करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों पर पनपते हैं, जैसे बारिश के मौसम में जंगल में किसी गिरी हुई पुरानी सड़ी लकड़ी पर उगने वाले मशरूम। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक तरह से कहा जाए तो ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं जो मरे हुए पदार्थों को नष्ट करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं और उसी से अपना पोषण लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं परजीवी कवक। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि बिन बुलाए मेहमान हैं। बिन बुलाए मेहमान, ये सही है। ये वे कवक हैं जो अपने भोजन के लिए किसी जीवित मेजबान जीव के जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। ये जिस जीव पर रहते हैं अक्सर उसे नुकसान ही पहुंचाते हैं। जैसे कि बीमारियों में होता है। जी, जैसे पौधों में लगने वाले फंगल रोग या इंसानों में होने वाले दाद खाज यानी रिंगवर्म जैसे संक्रमण। तो मृतजीवी मतलब मरे हुए पदार्थों पर निर्भर, और परजीवी मतलब जीवित जीवों पर निर्भर रहकर उनका नुकसान करने वाले। इन दोनों के बीच का ये बुनियादी अंतर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है। कवक की दुनिया इतनी विविध है कि इसके कुछ और बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य हमारे स्रोतों में है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सहजीवी संबंध का, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जी, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण लाइकेन है। अक्सर ये पूछा जाता है कि लाइकेन किन 2 जीवों के मिलने से बनता है। नोट्स स्पष्ट करते हैं कि लाइकेन दरअसल नीला हरा शैवाल और कवक का एक मिश्रण है। इस सहजीवी संबंध को 2 रूममेट्स की तरह समझा जा सकता है जो आपस में खर्च बांट रहे हैं। अच्छा, कैसे? शैवाल के पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है, तो वो खाना पकाने का काम करता है, लेकिन शैवाल सूख जल्दी जाता है, उसे नमी चाहिए। वही कवक के पास रहने के लिए मजबूत ढांचा है,
वही चिटिन और वो नमी सोखने में माहिर है। तो कवक शैवाल को आश्रय और पानी देता है और बदले में शैवाल कवक को बना बनाया खाना देता है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन तालमेल है। ये तो सच में रूममेट्स वाली बात हो गई। कवक का सिर्फ प्रकृति में ही नहीं बल्कि इंसानों के जीवन और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उपयोग है। बिल्कुल। पेनिसिलिन, जो कि दुनिया की सबसे पहली और महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधियों में से एक है, वो भी एक कवक से ही प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। एक फफूंद ने इंसानों की लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कवक हमारे जीवन को कितने अलग-अलग और गहरे तरीकों से प्रभावित करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक की इस लंबी यात्रा के बाद अब हम बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के अंतिम 2 प्रमुख हिस्सों की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले जगत हैं, पादप और पशु। इन दोनों के बीच का बंटवारा एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही ठोस आधार पर किया गया है, और वो आधार है कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति। जी हाँ, पादप वे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर पशु वे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। जानवरों की कोशिकाओं के बाहर सिर्फ एक लचीली झिल्ली होती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा अंतर है जो परीक्षाओं में बुनियादी सवाल के रूप में सामने आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? पौधों को कोशिका भित्ति क्यों दी और जानवरों को क्यों नहीं? इसका जवाब इनके जीने के तरीके में छिपा है। पौधों को हमेशा एक ही जगह पर खड़े रहना होता है। जी। चाहे तेज हवा चले, बारिश हो या कड़ाके की धूप हो, वे भागकर कहीं छिप नहीं सकते। उन्हें एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। इसलिए उनकी हर एक कोशिका के चारों ओर एक कड़क सेल्यूलोज की दीवार होती है जो पूरे पेड़ को सीधा खड़े रहने की ताकत देती है। समझ गए। इसके विपरीत जानवरों को भोजन की तलाश में भागना होता है, शिकार करना होता है, नाचना कूदना होता है। इन सब कामों के लिए शरीर में लचीलापन चाहिए। अगर जानवरों की कोशिकाओं में भी वैसी ही कड़क दीवारें होती तो वे लकड़ी की तरह सख्त हो जाते और हिलडुल भी नहीं पाते। इसीलिए विकास के क्रम में जानवरों ने कोशिका भित्ति को छोड़ दिया और सिर्फ लचीली झिल्ली के साथ आगे बढ़े। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि सजीवों का वर्गीकरण कोई डरावनी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित कहानी है। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है मोनेरा जगत की साधारण कोशिकाओं से, जहां नीला हरा शैवाल नाम का धोखा देने वाला बैक्टीरिया रहता है। फिर हम प्रोटिस्टा जगत में आए, जहां एक ही कोशिका वाले जीवों ने चलने के कितने अनोखे तरीके विकसित किए हैं। जी। हमने देखा कि कैसे अमीबा स्यूडोपॉड यानी नकली पैर बनाकर किसी एलियन की तरह खिसकता है, पैरामीशियम सिलिया यानी चप्पू जैसे बालों से तैरता है, और युग्लिना फ्लेगेलम यानी मोटरबोट की पूंछ की मदद से आगे बढ़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उन अपवादों पर भी गहराई से बात की जो अक्सर परीक्षाओं में हार जीत का फैसला करते हैं। जैसे युग्लिना, जो एक प्रोटिस्टा होने के बावजूद कोशिका भित्ति रखता है, या फिर यीस्ट, जो कवक जगत का हिस्सा होते हुए भी बहुकोशिकीय नहीं बल्कि एक कोशिकीय है। हमने जाना कि कवक की कोशिका भित्ति चिटिन से बनी होती है, वही पदार्थ जो कीड़ों का कवच बनाता है। और लाइकेन जैसे सहजीवी संबंध हमें प्रकृति के बेहतरीन रूममेट्स के बारे में बताते हैं। ये सारी जानकारी और ये सारे तथ्य केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। जीव विज्ञान का ये वर्गीकरण हमारे आसपास मौजूद सूक्ष्म से लेकर विशाल जीवन की अद्भुत व्यवस्था को समझने का एक बहुत ही शानदार चश्मा है। सही बात है। जब हम विज्ञान को इस तरह से खोलकर उसकी परतों को समझकर देखते हैं तो कोई भी शब्द भारी नहीं लगता और याद रखना कोई बोझ नहीं लगता। ये सच में दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देता है। लेकिन इन सारे कड़े नियमों और अपवादों को देखने के बाद एक विचार जरूर मन में आता है। क्या? जब हम देखते हैं कि युग्लिना में एक प्रोटिस्टा होते हुए भी कोशिका भित्ति होती है, या यीस्ट एक कवक होते हुए भी एक कोशिकीय है, तो क्या ये सोचना गलत होगा कि प्रकृति हमारे द्वारा बनाए गए विज्ञान के कड़े नियमों और वर्गीकरण को मानने से साफ इनकार कर देती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? शायद जीवन की इस विशाल विविधता को किसी एक ढांचे या कागजी बक्सों में बांधना इंसान की सबसे बड़ी और दिलचस्प चुनौती है। इंसान लाख नियम बना ले,
प्रकृति हमेशा कुछ ऐसा रच देती है जो हमारे बनाई हुई परिभाषाओं से बाहर निकल जाता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ इस सफर को जारी रखा जाएगा।